पिछले क्लास में हमने प्रतिरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी करी कि प्रतिरक्षा क्या है, कि शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर प्रतिरक्षा के प्रकारों के बारे में पढ़ा। दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक और उपार्जित। स्वाभाविक में जो प्रतिरक्षा है वो हर प्रकार के रोगाणु के प्रति समान रूप से क्रिया करती है, जबकि उपार्जित जो है उसमें प्रतिरक्षियों का शरीर में निर्माण होता है। अंग्रेजी में बोले तो प्रतिरक्षियों को एंटीबॉडीज कहते हैं। उपार्जित दो प्रकार की होती है प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है उपार्जित, उसमें शरीर में अपने आप प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। जब भी कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उस रोगाणु को निष्क्रिय करने के लिए शरीर में अपने आप प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। जबकि दूसरी प्रकार की जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है उसमें शरीर में जो है वो बाहर से टीके, वैक्सीन आदि के माध्यम से प्रतिरक्षियों को प्रवेश कराया जाता है, ताकि वो प्रतिरक्षी जो है वो रोगाणु जिनको हम प्रतिजन भी कहते हैं उनको निष्क्रिय कर सके, उनके साथ प्रतिक्रिया करके उनको निष्क्रिय कर सके। आज हम उन्हीं प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले है प्रतिजन, जिसको हम एंटीजन भी कहते हैं। पिछले क्लास में बताया था कि शरीर में जो बाहर से कोई रोगाणु जो प्रवेश करता है वो रोगाणु जीवाणु के रूप में भी हो सकता है, विषाणु के रूप में भी हो सकता है। तो वो बाहरी रोगाणु क्या कहलाता है? प्रतिजन। शरीर में प्रवेश करने के पश्चात ये प्रतिजन क्या करता है कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम बी लसिका कोशिकाएं कहते हैं। बी लसिका कोशिकाएं, इंग्लिश में इनको बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। उन बी लसिका कोशिकाओं को ये प्रतिजन क्या करते हैं? सक्रिय करते हैं और प्लाज्मा कोशिकाओं में बदल देते हैं। फिर वो प्लाज्मा कोशिकाएं जो है वो विशेष प्रकार के प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, और वो प्रतिरक्षी जो है वो इन प्रतिजनों के साथ जुड़कर प्रतिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है और इन प्रतिजनों यानी रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देती है। तो प्रतिजन क्या है? वह बाहरी रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता। प्लाज्मा कोशिकाएं शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती, यानी प्रतिजन क्या है? बाहरी रोगाणु, किसी भी रोग के जो रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं वो प्रतिजन है, जिनको हम एंटीजन भी कहते हैं। वो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बी लसिका कोशिकाएं जो शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनको प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है, और फिर ये प्लाज्मा कोशिकाएं शरीर में क्या बनाती है? प्रतिरक्षी, जिनको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। और जब इन प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है तो ये प्रतिरक्षी विशिष्ट रूप से इन्हीं प्रतिजनों यानी रोगाणु के साथ में जुड़कर प्रतिक्रिया करती है और इन प्रतिजनों ने रोगाणु को निष्क्रिय कर देती है और हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो प्रतिरक्षी है जिसको हम
एंटीबॉडी भी कहते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि शरीर में जब कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो वो बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिका में बदलता है और प्लाज्मा कोशिकाएं जो है वो इन प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। तो प्रतिरक्षियों का निर्माण कब होता है? जब कोई रोगाणु, जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, वो शरीर में प्रवेश करता है और वो बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलता है और फिर प्लाज्मा कोशिकाएं इन प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं और ये प्रतिरक्षी भी विशिष्ट रूप से उन्हीं प्रतिजनों से क्रिया करते हैं जिनके द्वारा इनका निर्माण होता है। प्रतिरक्षी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। प्रतिरक्षी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? जब इन बी लसिका कोशिकाओं को बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिजन सक्रिय करके प्लाज्मा कोशिका में बदलता है। और प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती। तो प्रतिरक्षी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण किनके द्वारा होगा? बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा। कब होगा? जब कोई रोगाणु या प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा तो वो बी लसिका कोशिकाओं को, वो जो प्रतिजन है शरीर में प्रवेश करने वाला, वो सक्रिय करके प्लाज्मा कोशिका में बदल देगा और प्लाज्मा कोशिका से प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगा। अब प्रतिजन के बारे में कुछ विशेष बातें हैं विस्तार से। प्रतिजन की संरचना किस प्रकार की होती है? प्रतिजन जैसे पहले बताया कि शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाला कोई रोगाणु, जो जीवाणु, विषाणु आदि के रूप में हो सकता है, वो प्रतिजन के रूप में होता है। और प्रतिजन है वो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए, जो शरीर में हमारे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिनके बारे में विस्तार से आगे कक्षा में पढ़ेंगे, उनके रूप में ये होते हैं। विशेष रूप से प्रतिजन प्रोटीन के रूप में होते हैं। शरीर में जब कोई रोगाणु प्रवेश करता है जो किस रूप में होगा? प्रतिजन के रूप में। तो ये प्रतिजन है वो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात, जो पहले बताया कि बी लसिका कोशिकाओं को सक्रिय करता है और उनको प्लाज्मा कोशिका में बदलकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। तो ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं और उसी के द्वारा ये प्रतिजन जो है वो निष्क्रिय होते हैं। संरचना की बात करें तो प्रतिजन का आणविक भाग 6000 डाल्टन एक पैमाना है। जिस प्रकार से दूरी किलोमीटर, मीटर इत्यादि होते हैं, इसी प्रकार से आणविक भार का पैमाना है डाल्टन। 6000 डाल्टन होता है। प्रतिजन
प्रतिरक्षी से जब जुड़ता है तो कुछ विशेष स्थानों से जुड़ता है। कहने का मतलब है प्रतिजन के जो अणु है उसकी संरचना पर जो कुछ विशेष स्थान होते हैं उन्हीं से प्रतिरक्षी जुड़ता है। हर किसी स्थान से प्रतिजन और प्रतिरक्षी से नहीं जुड़ता। उन विशेष स्थानों को जो प्रतिजन पर पाए जाते हैं उनको प्रतिजन निर्धारक या एंटीजन निर्धारक कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रतिजन पर वो जो स्थान होंगे प्रतिरक्षी उन्हीं स्थानों से जो है वो प्रतिजन के साथ में जुड़ेगा। इसको अगर हम देखें तो एक उदाहरण है सामान्य सा, अगर हम किसी ताले और चाबी की बात करें तो ताले में चाबी जो एक विशेष स्थान पर ही लगती है। हर किसी स्थान पर हम चाबी लगाकर ताले को नहीं खोल सकते। ताले के अंदर वाला जो स्थान होता है यहाँ पर जो रिक्त स्थान होंगे, खांचे बनी होगी, उसी प्रकार के खांचे जो इस चाबी में भी बनी होगी। तो इसी स्थान पर ये चाबी लगती है और ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। उसी प्रकार प्रतिजन पर भी कुछ विशेष स्थान होते हैं, उन्हीं से प्रतिरक्षी वो उन पर जुड़ता है और फिर प्रतिजन और प्रतिरक्षी की आपस में प्रतिक्रिया होती है और ये प्रतिजन निष्क्रिय हो जाता है और शरीर रोग मुक्त हो जाता है। तो प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से नहीं जुड़ता, अपितु कुछ विशेष स्थलों से ही प्रतिजन प्रतिरक्षी से जुड़ता है। जैसा कि पहले बताया कि प्रतिजन क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो अम्ल का। जैसे कि मान लो एक माला है, एक केवल उदाहरण दे रहा हूं, माला वैसे कोई प्रोटीन नहीं है। जैसे एक माला है, ये पूरी माला है लेकिन इसमें ये छोटे छोटे से क्या है, मोती। अगर हम इन छोटे छोटे मोतियों को अमीनो अम्ल माने तो पूरे अमीनो अम्ल मिलकर एक माला बन गई। यानी माला को अगर हम एक प्रोटीन का रूप दें तो जैसे कि पूरा प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो अम्ल का। कहने का मतलब है प्रोटीन का जो एक भाग होता है, सबसे सूक्ष्म भाग, उसको क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल। तो यहाँ प्रतिजन क्या है, विशेष प्रकार का प्रोटीन। तो उस विशेष प्रकार के प्रतिजन पर जो प्रोटीन पर जो अमीनो अम्ल होंगे उनमें से कुछ अमीनो अम्ल किनका निर्माण करेंगे, एंटीजन निर्धारक का। और उन्हीं स्थानों पर कौन जुड़ पाएंगे, प्रतिरक्षी। बात समझिए कि प्रतिजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के। प्रतिजन पर कुछ विशेष स्थान भी होते हैं जिनसे प्रतिरक्षी जुड़ सकता है। वो विशेष स्थान क्या कहलाते हैं, एंटीजन निर्धारक। प्रोटीन किसका बना है, अमीनो अम्ल का, तो एंटीजन निर्धारक भी किसके बने होंगे, अमीनो अम्ल के। इन विशेष स्थलों को एंटीजन निर्धारक, कहने का मतलब है ये स्थान निर्धारित करते हैं कि एंटीजन है वो किन स्थानों से एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी से जुड़ेगा। एक एंटीजन निर्धारक कितने अम्लों का बना सकता है, लगभग 6 से 8 अमीनो अम्लों का। पूरा प्रतिजन प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है और प्रतिजन भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। उस पर जो ये स्थान होते हैं, उन स्थानों पर प्रत्येक स्थान जो होता है एंटीजन निर्धारक वो 6 से 8 अमीनो अम्लों का बना होता है। और इन्हीं स्थानों से कौन जुड़ता है, प्रतिरक्षी। और फिर प्रतिजन और प्रतिरक्षी में प्रतिक्रिया होती है और प्रतिजन निष्क्रिय हो जाता है। एक प्रतिजन पर लगभग 100 एंटीजन निर्धारक
होते हैं और जितने ये एंटीजन निर्धारक एक प्रतिजन पर होंगे वो एंटीजन की क्या कहलाएगी? संयोजकता। एंटीजन के जो अभी हमने एंटीजन निर्धारक स्थान पढ़े उनको हम अंग्रेजी में एपिटोप भी कहते हैं। कई बार विशेष रूप से प्रश्न आता है कि एपिटोप क्या है, तो हम एंटीजन निर्धारक का हमें पता होता है कि जिन स्थानों से एंटीजन पर एंटीबॉडी यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी जुड़ता है उनको एंटीजन निर्धारक कहते हैं। लेकिन वहां पर बात आती है कि एपिटोप क्या है, तो उन्हीं एंटीजन निर्धारकों को क्या कहा जाता है? एपिटोप। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि प्रतिजन पर स्थित वो स्थान जिनसे प्रतिरक्षी जुड़ता है उन्हें एपिटोप कहते हैं। एपिटोप प्रतिजन के वे स्थल जिनसे प्रतिरक्षी जुड़ते हैं उन्हें एंटीजन निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। ये एंटीजन की संरचना है। अगला बिंदु है कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी, ये अंग्रेजी में होते हैं, हिंदी में बता दूं, एंटीजन को प्रतिजन बोलते हैं और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी। तो एंटीजन एंटीबॉडी या प्रतिजन प्रतिरक्षा जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनमें क्या क्रियाएं होती हैं, क्या चरण होते हैं? तो प्रतिजन प्रतिरक्षा, प्रतिजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में निम्न चरण होते हैं। यानी कि जब शरीर में कोई प्रतिजन, दोबारा बता दूं कि प्रतिजन रोगाणु है, प्रवेश करता है और शरीर में किन का निर्माण होता है? प्रतिरक्षियों का। फिर ये प्रतिरक्षी विशिष्ट रूप से इन्हीं प्रतिजन के साथ जब जुड़ते हैं और इनको क्या कर देते हैं? निष्क्रिय, और हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। इस प्रतिक्रिया में 4 चरण होते हैं। पहला चरण ये है कि जब भी शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है वो बाहरी है या आंतरिक है, इस बात का चयन करना। अंतर्निहित या बाहरी प्रतिजन में विभेद करना। विभेद का मतलब होता है अंतर करना कि जो प्रतिजन शरीर में है वो पहले से शरीर में था या बाहर से प्रविष्ट किया है। दूसरा, जैसे ही प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा, आपको पहले ही बताया, वो प्रतिजन क्या करेगा? रोगाणु जो है वो बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में बदल देगा और फिर प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। प्रतिजन शरीर में प्रवेश करके बी लसिका कोशिकाओं को सक्रिय करें तथा जैसे ही सक्रिय करेगा और प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित का मतलब है कि बी लसिका कोशिकाओं का ही दूसरा रूप क्या है? प्लाज्मा कोशिकाएं। बी लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में कौन बदलेगा? प्रतिजन। यानी जो रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा वो बी लसिका कोशिकाओं पर जाएगा, उनको सक्रिय करेगा और उनको किसमें बदल देगा? प्लाज्मा कोशिकाओं में। तीसरा, जैसे ही प्लाज्मा कोशिकाएं बन जाएगी वो क्या बनाने लग जाएगी? शरीर में प्रतिरक्षी, जिनको हम एंटीबॉडी
कहते हैं। प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर बनने के अंतिम चरण है कि जैसे ही प्रतिरक्षी बन जाएंगे, अब वो प्रतिरक्षी जो विशिष्ट रूप से बने वो इन्हीं प्रतिजनों के साथ जो शरीर में प्रवेश किया उसी के साथ जुड़ेंगे और उनके साथ प्रतिक्रिया करके उन प्रतिजनों को निष्क्रिय कर देंगे और हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। चौथा चरण है प्रतिजन प्रतिरक्षी की प्रतिक्रिया होती है जिससे शरीर में कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा, एक शब्द है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा, यानी शरीर में कोशिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षा उत्पन्न होना, एंटीबॉडीज बनना। कोशिकाओं के द्वारा कैसे कि जैसे ही प्रतिजन प्रवेश किया था, हमने पहले बताया कि वो बी लसिका कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं और बी लसिका कोशिकाएं किसमें बदल जाती है, प्लाज्मा कोशिकाओं में, और फिर किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षियों का। तो उस प्रतिरक्षियों के एंटीबॉडीज के बनने से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बनती है, इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है जिससे शरीर में क्या बनती है, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। इसको शॉर्ट में CMI, सी का मतलब सेल यानी कोशिका, M का मतलब मीडिएट यानी माध्यिक कोशिका के माध्यम से, और I का मतलब इम्यूनिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। बनती है जिससे प्रतिजन निष्क्रिय हो जाता है और शरीर रोग मुक्त हो जाता है। प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में हम अगले क्लास में